मेरी पत्नी की सहेली के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि यार भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पास शान है, शौकत है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है, फ्रिज है, टीवी है, कोठी है, कार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, फिर भी तो हरदम उदास क्यों रहता है रे महेश? तेरे ऐसा काय का वांदा और काय का कलेश? तो महेश बोला, यार सुरेश। तो मैंने कहा, तेरे ऐसा काय का वांदा और काय का कलेश? तो महेश बोला, यार सुरेश, तुझसे कितनी बार कहा ये प्रश्न मत किया कर, मेरे कलेजे में कीले की तरह खटक जाता है और दरअसल मैं अपने हकले बेटे से परेशान हूँ। कम वक्त बोलते बोलते भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक। क्या बात है, क्या बात। कम वक्त बोलते बोलते भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। एक दिन अंडे वाले के ठेले पे जाके आप पे अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक आई करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। आधे घंटे तक। और इस तरह की घटनाएं आपके हमारे सार्वजनिक जीवन में गुजरती है, जहां से ये हास्य, ये व्यंग, ये कविताएं जन्म लेती हैं, जहां से हास्य व्यंग कविताएं जन्म लेती हैं। इस तरह की घटनाएं आपके हमारे सार्वजनिक जीवन में गुजरती हैं। मैं एक बार चेन्नई कवि सम्मेलन से आ रहा था, मेरे पास एक भाई साहब बैठे हुए थे, सामने गैलरी में से दूसरे भाई साहब आए, वो हकलाते थे। उन्होंने उनसे पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार पूछा, तीसरी बार भी कोई नोटिस नहीं लिया, तो गुस्से में झल्ला के उन्होंने कहा कि नहीं बताया तो मत बता। और ये कह के आगे बढ़ गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हद हो गई यार भाई साहब, उनको बोलने में वैसे ही दिक्कत आ रही थी, आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, घड़ी सही टाइम बता रही थी, फिर आपने उनको टाइम क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जूते थोड़ी खाने थे, वो टाइम बता देता तो उसे पीटता कि साला मेरी नकल निकाल रहा है। और मुश्किल से इस घटना को 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा साहब कि दूसरी घटना घटित हो गई। टीटी महोदय आए और संयोग आप देखेगा कि टीटी जी भी हकले, और उन्होंने भी आते ही सबसे पहले उसी से पूछा कि टिकट। उसने इधर उधर जेब में हाथ डाला और कहा गुम गया। टीटी को बड़ा बुरा लगा कि साला मेरी नकल निकालता है। उसने अगले प्लेटफार्म पे जीआरपी वालों को बुलाया और प्लेटफार्म पे उतार लिया। ले जाकर के टीटी ने जीआरपी के थाने में खड़ा कर दिया और टीटी ने थानेदार से कहा, साहब ये मेरी नकल निकालता है। वो आदमी बेचारा अपनी जगह पे सही, उसने कहा साहब मैं नहीं, यही मेरी अब इसे आप संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए, मैं केवल सत्य घटना बयान कर रहा हूं। वो थानेदार साहब बोले कि इन दोनों को बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। हालांकि बाद में ये केस कोर्ट में भी गया था। हाँ। पर कोर्ट का ही बात आपको नहीं बताऊंगा, कविता बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अरे साहब लंबी कविताएं अच्छी नहीं होती। लंबी कविता, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। ये दोनों कवित्रियां थी, अभी 4-5 साल पहले की बात है। अहमदाबाद में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने करवाया, वापी वगैरह के सारे उद्योगपति, 5000 का तो टिकट था उस कवि सम्मेलन का। और जो उधर के सबसे बड़े अहमदाबाद के उद्योगपति थे वो सामने मतलब अध्यक्षता कर रहे थे, चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। तो हमारे एक कवि मित्र ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी। संयोग ऐसा हुआ कि इधर उनकी कविता चल रही थी और उधर उनका हार्ट अटैक आया और फाइल से लट गई। हाँ, तो वो जो उद्योगपति थे उनके लड़के ने वो कवि पे कोर्ट केस कर दिया कि साहब इनकी लंबी कविता की वजह से मेरे पिताजी की फाइल से लट गई। तो जज ने कहा कि कवि तुम्हारी लंबी कविता की वजह से देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति चला गया, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि ने कहा कि जज साहब जब तक उनकी फाइल सलटी तब तक मेरी कविता आधी हुई थी, मैं पूरी कविता आपको सुनाना चाहता हूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो बड़े सब, मैं एक बार आया तो सुरेश ने बुलाया तो इसने कहा घर पे आ जाना, आयोजक थोड़ा सा कमजोर हालत में है तो होटल की व्यवस्था नहीं है, तो यहीं रुकने की व्यवस्था है। मैं पहुंच गया। अब वो सुरेश मिश्र का कार्ड लेके मैंने कहा, सुरेश मिश्र देश के बहुत बड़े संचालक, बहुत बड़े पैरोडीकार, बहुत बढ़िया कवि,
तो विजिटिंग कार्ड को देख करके उन भाई साहब ने कहा कि 5 मिनट तक पढ़ा ध्यान से, जबकि 5 सेकंड में पढ़ने की चीज है। 5 मिनट वो भाई साहब बोले कि मैं समझ गया। मैंने कहा ये भी, मैंने कहा ये टाइम वेस्ट करेंगे, मुझे जल्दी थी। मैंने कहा पास वाले रोड पे। वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पीछे वाले रोड पे। वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा ये पतली वाली गली में। वो बोला नहीं नहीं। अरे प्लीज, मतलब हो सकता है आपने टीवी पे सुन रखी हो, या पर बाकी का मजा मत बिगाड़िए प्लीज। तो पतली वाली गली में उसने कहा नहीं नहीं। अब वो भला आदमी पैसे आगे नहीं बढ़ रहा, तो मैंने कहा पीछे वाली गली में। वो बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा वो बोला, मैंने कहा पहले माले पे पहली मंजिल पे रहते हैं क्या? वो बोला नहीं नहीं पता नहीं। आधा घंटा हो गया, उसके बाद भला आदमी कह रहा पता नहीं। और ये कोई चुटकुले नहीं साहब, पिछले दिनों टीवी पर 2020 के मैच देख रहा था। अब ये सुनने से ज्यादा देखने का है, गौर से देखना, जिसके समझ में आ जाए ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा किसके समझ में आया किसके नहीं आया। तो टीवी पर 2020 के मैच देख रहा था, उसमें जो कैप्टन था वो हकलाता था। उधर रेफरी ने टॉस उछाला, बोला मांगो हेड या टेल, और वो बोला कि हाँ यही। मैंने पहले ही कहा था देखने का है। एक वायुयान जा रहा था, उसका इंजन खराब हो गया। एयर होस्टेस ने घोषणा की, यात्रियों से निवेदन है इसका इंजन खराब हो गया है, कृपया सभी यात्री अपना अपना पैराशूट अपनी कमर के बांधें, एक एक करके आपातकालीन दरवाजों से नीचे कूदें, मन में 10 तक गिनती गिने, 10 तक गिनती गिनने के बाद साइड का स्विच दबा दें, आप सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे, पैराशूट खुल जाएगा। उस प्लेन में एक हकला बैठा हुआ था। वो एयर होस्टेस से बोला कि दोबारा से समझाओ। एयर होस्टेस ने कहा आप 10 तक मत गिनना। अच्छा है, आप 3 तक ही गिनना, वरना 10 के चक्कर में फाइल सलट जाएगी। और एक बिल्कुल सत्य घटना टीवी पे भी आपने सुनी होगी, तो पर जिसने सुन रखी हो बीच में मत बोलना, बहुत मजा देगी, आनंद देगी सत्य घटना। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर वाले की धार्मिक पुस्तकों की स्टॉल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हर जगह होती है, तो 5-6 साल पहले की बात है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने 1 लाख गीता जी की पुस्तकें छपवा ली। 50-60 हजार का स्टॉक पुराना पड़ा हुआ था। अब किताबें बिक नहीं रही, मैनेजमेंट बड़ा परेशान। उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करके तय किया कि ऐसा करते हैं कि एजेंट बना देते हैं, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, अपनी किताबें बिक जाएगी। उन्होंने अखबार में ऐड दिया, 10-15 दिन तक इंटरव्यू लिया, चले, बहुत नौजवान गए। ये चौथे दिन की बात है, सुबह 11:30 बजे की। एक हकला नौजवान इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया, उससे नाम पता पूछा तो उसने अटक अटक के बताया। तो उन्होंने कहा यार तेरे से तो बोला ही ढंग से नहीं जा रहा, तू बेचेगा कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं गारंटी से। बोले गारंटी से? पिछले साल हमने अच्छे स्मार्ट नौजवानों को 50 किताबें दी थी, साल भर हो गया अभी तक नहीं बेच पाए। बोले आप चिंता ही मत करो। फिर बोले आप ही थे क्या? अरे मुझे क्या पता, इंटरव्यू देने वाले खुद ही यहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा जब इतने कॉन्फिडेंस से कहा तो उन्होंने कहा यार इन्हें भी 50 किताबें दे दो, चलो ये भी 2-5 इस साल भर में बेच बाच के पैसे दे देंगे। ये सुबह 11:30 बजे की घटना है। उसी दिन, ठीक उसी दिन इंटरव्यू अभी चल रहा है, 4:30 बजे शाम को लाइन लगी हुई है, इंटरव्यू चल रहा है। वही हकला नौजवान पसीने में तरबतर, बाल बिखरे हुए, बदहवास हालत में भागता हुआ आता है, सीधा केबिन में घुस जाता है और जाके 50 गीता जी के पैसे टेबल पर रख देता है। मैनेजमेंट तो आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा यार तेरी नौकरी भी पक्की, तेरा कमीशन भी दुगना, लेकिन तू ये बता तूने इतनी जल्दी बेची कैसे? अब उसने जो बताया, प्लीज बीच में कोई मत बोलिए, मजा लेने दीजिए सबको और वो घटना का आनंद लीजिए। उसने कहा कि मैं डोर टू डोर गया, बेल दबाई, दरवाजा खुला, मैं बोला ये गीता है, खरीद रहा है कि पूरी पढ़ के सुनाऊं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बार अंडे वाले के ठेले पे जाके पे अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं राजनीति पर एक व्यंग कर रहा हूं, और पंडित जी देखिएगा व्यंग में अगर गाली भी दी जाती है तो कैसे मखमल में लपेट कर दी जाती है, किस तरीके से, किस सलीके से दी जाती है, उस सलीके पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। और उसके पहले एक बात मैं पूरे मंचों पे कहता हूं, बहुत पहले से कहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से जायज या नाजायज किसी तरह का कोई संबंध नहीं। हाँ, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, न मैं भाजपा का आदमी हूं, और आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं, क्योंकि जो काशीराम की नहीं हुई। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर है, उस पर अपने तरीके से एक व्यंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अभी अभी कुछ दिनों पहले हम स्कूल के मार साहब ने उससे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा। उसने बताया तो सही, और सही भी बताया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया कहने में इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी कि उतनी देर में राज्यपाल ने अशोक गहलोत को शपथ ही ग्रहण करवा दी। बहुत अच्छा। इतनी देर लगा दी कि उतनी देर में अशोक गहलोत को शपथ ही ग्रहण करवा दी। ऐसे ऐसे हादसों को भोग रहा हूं दोस्त, यह है मेरी परेशानी का कारण। बहुत दंड फंद करके हार चुका हूं, समझ में नहीं आता है कोई निवारण। तो मैंने कहा यार महेश, तूने भी तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, अरे इतनी सी बात का बवंडर बनाकर क्यों अपने माइंड में बॉदरेशन लाता है। ये बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द माइंड बॉदरेशन में इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको लगे कि मैं एक पढ़ा लिखा कवि हूं। और संतोष जी ने जो सम्मान पुरस्कार दिया है वो पढ़े लिखे कवि को ही दिया है, हालांकि सब कवि पढ़े लिखे हैं। और मैं तो एक बात पूरे देश के मंचों में 1-1 लाख श्रोताओं की भीड़ में, जनता की पुकार में, साहित्य कला मंच पर बरसों से कहता आ रहा हूं कि हिंदुस्तान विश्व में एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जहां की 100% साक्षरता है। 125 करोड़ की आबादी में एक भी आदमी बिना पढ़ा लिखा नहीं है। हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के तो जूते और चप्पल ही बीएससी होते हैं, तो आदमी बिना पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है। हाँ, मेरी जरूर बचपन से अंग्रेजी कमजोर थी। मुझे 5वीं तक ए फॉर एप्पल, 7वीं तक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी नहीं आता था। मेरे मास्टर जी बड़े परेशान। तो राजस्थान के जिस भाग में मैं रहता हूँ, हाड़ौती में, तो उन्होंने हाड़ौती भाषा में मुझे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा यार तू ऐसे नहीं समझेगा, ए लिख दिया बोर्ड पे, ए फॉर अमरिया की बू। राजस्थान में बू पत्नी को, धर्म पत्नी को, इनको बोलते हैं। इधर भी बोलते हैं क्या? नहीं, कंफर्म कर लेना चाहिए। गुजरात में तो बहन जी बोलते हैं। हाँ, वहां तो अरे भाषा का बड़ा चक्कर है जडोरिया जी। अब आपने राजस्थान को या कि बिहार में चल के झारखंड में इंटीरियर में सर्विस करवा। अब आपने तो खाटलो बोल रहे, खाट ने पलंग ने, उन्हें कहीं याद या धर्म पत्नी ने खाटलो बोले। तो उन्हें मकान तलाश करे तो मकान मालिक पूछियो कि खाटलो है, बोलो है, तो उन्हें मकान किराए पे दे दियो। अब वो 2-3 महीना रहो, होली की छुट्टी लगी, होली में राजस्थान आयो, राजस्थान से फाचो ही वहां झारखंड गयो, तो जाता ही मकान मालिक ने पूछे खटोलो नहीं लाया, तो कहे जी आपका सामान थोड़ा ज्यादा हो गया, आपके बार नहीं ला पाए, आपके जाऊंगा तब ले आऊंगा। कोई बात नहीं। अब वो किराएदार बेचारो फटी सी चटाई पे दरी बिछा नीचे सो। अब मकान मालिक के पास एक चारपाई पड़ी, तो उन्हें दे दी, तू यहीं पे सो जा। 2-3 महीना तक गुजर गया, फिर दिवाली की छुट्टी आ गई, फिर राजस्थान आ गया। फिर वापस जब झारखंड गयो दिवाली कर, तो जाता ही मकान मालिक ने फिर पूछी उसे कि तू ये बार भी खाटलो नहीं लायो। बोले जी मैं खटोलो लावा की कहां जरूरत है, मारो काम तो थाका खटोलो से ही चल रही है। अच्छा है। बोलो नहीं जी नहीं, आशा नहीं हो। बोले कशा नहीं हो, 4 महीना से हो रही है। मकान मालिक अपनी जगह पे सही है, किराएदार अपनी जगह पे सही है, लेकिन भाषा ने उन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न कर दिया। तो कई बार ऐसा हो जाता। तो मास्टर जी ने मुझे समझाया, ए फॉर अमरिया की बू, बी फॉर बाबू की बू, सी फॉर चीतर की बू, एम तक उन्होंने समझा दिया, मैंने रट लिया। दूसरे दिन इंस्पेक्टर साहब आ गए, उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी सबसे अच्छी कौन जानता है। अपन ने हाथ खड़ा किया सबसे पहले। अब मास्टर जी को तो पता था कि ये तो वैसे ही टोड़ मटोड़ है। बोलो तू नीचे कर। मैंने काय को कर, जो मेरे को आता है। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा अच्छा तुम खड़े हो। उधर डब्ल्यू लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। अपन ने एम तक ही पढ़ा था। मैंने कहा साहब ये है तो मांगिया की वो।
और अब ये पता नहीं आज अच्छा है। तो साहब अब अपन तो राजस्थानी आदमी। अब एक बार मैडम ने मेरे से पूछ लिया, बोले वो छज्जे पे कौवा बैठा है, इसकी हाड़ोती वो बनाओ, ट्रांसलेट करो इसको राजस्थानी में। मैंने कहा मैडम दिस इज कागला सिटिंग ऑन डागला। तो अपन तो जितना जानो उतना जरूर तानो। तो अपन ऐसे काम चल। मैं दुबई जब जाने लगा 2004 में, तो वो आयोजक और जो कवि जा रहे थे उन्होंने कहा यार वहाँ अंग्रेजी आनी चाहिए, तेरे को आती है? अब आती तो नहीं थी, फिर अपन ने तो ठोक दी कि आती है, विदेश का मामला था। तो उनको फिर भी डाउट हुआ, तो उन्होंने कहा कि तो अच्छा ऐसा करते हैं तेरा टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो खंबे के पास हरे सलवार सूट में लड़की खड़ी है उसको अंग्रेजी में यहाँ बुलाओ। तो मैंने कहा क्या इसमें कौन सी बड़ी बात, मैंने कम हियर। वो लड़की यहाँ आ गई। अब उसको फिर भी डाउट हुआ कि हो सकता है आधी अधूरी आती हो। अब उसने कहा कि ऐसा करो इसको वापिस अंग्रेजी में खंबे के पास भेजो। अब इसकी अपने को आती नहीं थी, तो अपन खुद ही उस खंबे के पास चले गए। तो राजस्थानी आदमी तो जुगाड़ से काम चला लेता है। जो दुबई गए वहां बड़ा संकट हो गया। वो जो आयोजक गाड़ियां लेके आ रहे थे वो कहीं जाम में फंस गए, हम एयरपोर्ट पे खड़े। अब वो एड्रेस पूछ रहे, वो आयोजक आए नहीं, फोन लगे नहीं, वो जाम में फंस गए। अब वहाँ हिंदी में वो पूछे तो वो तो हिंदी समझे नहीं वहाँ के लोग। तो हम पूछ रहे कि ये एड्रेस वो एड्रेस। तो वो एक आया, बोले भाई साहब क्या कर रहे हो यहाँ पे, कोई भी वो। तो फिर मैंने कहा यार कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम 5 कवि थे, और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब तक ये लाफ्टर शो में नहीं आया था, राजू श्रीवास्तव को दुबई सबसे पहले मैं ले गया था मेरी टीम में। उसके बाद वो लाफ्टर शो में आया 2004 के बाद। तो मैंने कहा ऐसा करो, चारों पांचों सबके पास पेन थे, मैंने कहा पेन दो। 5 पेन इकट्ठे किए, एयरपोर्ट पे यूं खड़े करके जोर से चिल्लाए। मैंने कहा 10 रुपए के 5, 10 रुपए के 5, 10 रुपए के 5। इतने में एक आदमी आया, सुन के दौड़ा सा, अरे बोले भाई साहब कर क्या रहे हो, यहाँ हिंदी कोई नहीं जानता। मैंने कहा हो गया काम, तू बता एड्रेस। बढ़िया बढ़िया। हाँ तो सब जुगाड़ है कि एक बार अंडे वाले के ठेले पे जाके आए पे अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया। आधे घंटे तक करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा बाहर आ गया। अभी कुछ दिनों पहले स्कूल के मार साहब ने उससे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा। उसने बताया तो सही, और सही भी बताया, लेकिन वसुंधरा राजे कहने में इतनी देर लगा दी कि उतनी देर में राज्यपाल ने अशोक गहलोत को शपथ ग्रहण करवा दी। ऐसे ऐसे हादसों को भोग रहा हूँ दोस्त, ये है मेरी परेशानी का कारण। बहुत दंड फंद करके हार चुका हूं, समझ में नहीं आता है कोई निवारण। तो मैंने कहा यार महेश, तूने भी तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, और मनहर जी से जो कुछ मैंने सीखा उन 10-15 सालों में, अगर आपको लगे कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया है और वो क्या रहे होंगे जिन्होंने उनको नहीं सुना, तो सुनिएगा कविता का टर्निंग पॉइंट। तो मैंने कहा यार तूने भी तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, अरे इतनी सी बात का बवंडर बनाकर क्यों अपने माइंड में बॉदरेशन लाता है? ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, मुझे पता यहाँ कौन नहीं हकलाता है। कुर्सी के भय से कानून हकलाता है, कानून के भय से इंसान हकलाता है, इंसान के भय से ईमान हकलाता है। अरे हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है। बहुत बढ़िया। हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है, कुल मिलाकर सारा हिंदुस्तान हकलाता है। एक बार नहीं बार बार हकलाती है, हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। वाह। किसी पार्टी या दल का नाम नहीं ले रहा हूं साहब, हर सरकार। और ध्यान से सुनना बात क्या कहना चाहता हूं, कहां कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं बार बार हकलाती है, हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है कि इस हकलाहट में अपनी राह से भटक जाती है। और ह से हम, ह से हिंदी, ह से हिंदू, ह से हमारा, और ह से हिंदुस्तान कहने में 70 साल तक अटक गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ह से हम, ह से हिंदी, ह से हिंदू, ह से हमारा,
और ह से हिंदुस्तान करने में 70-70 साल तक अटक जाती है। हकलाते सब हैं दोस्त, अंतर केवल इतना है, कोई है हिंदू पर हकलाता है, कोई मुसलमान पर हकलाता है, कोई गीता पर हकलाता है तो कोई का कुरान पर हकलाता है। और यह हकलाहट का रोग तेरे परिवार तक ही सीमित नहीं है प्यारे, पूरे देश में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके खड़ा हुआ है। और फिलहाल तो ये हिंदुस्तान र से राम और र से रहीम में अटका हुआ पड़ा है। बहुत बढ़िया।